15 अगस्त 1947 वो दिन जब भारत में आज़ादी का बिगुल बजा था। वो दिन जब जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात 12 बजे अपनी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी की स्पीच से हर भारतीय को भारतीय होने का एहसास कराया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. मगर अंग्रेज भारत को उस शक्ल में छोड़कर गए नहीं थे जिस भारत में हम आज रह रहे हैं। अंग्रेज भारत छोड़े तब भारत करीब 500 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो आजादी तो मिल गई थी, मगर अब और भी ज्यादा कठिन काम था कांग्रेस के सर पर, उन 500 रियासतों को साथ लाना। भारत की प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेजों के तहत बड़े आराम से सहूलियत के साथ रह रही थी। मगर ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं वो आपको पहले बताते हैं। अंग्रेजों के अधीन आने वाली ये प्रिंसली स्टेट्स अर्ध स्वायत्तता यानी कि सेमी ऑटोनोमस थी, मतलब आधा राज्य राजाओं और निजामों का और आधा अंग्रेजों का। तो इनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, आप यही सोच रही होंगी। तो अंग्रेजों और प्रिंसली स्टेट्स में डील ये थी कि आप हमें हमारी रियासत के नवाब बने रहने दें, हम आपको अंदर की खबरें देते रहेंगे। अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि फ्रेंच, उनकी खबरें भी साथ ही साथ मिलती रहेंगी। बदले में अंग्रेजों को क्या मिलता? उनकी रियासतों में मंत्री नियुक्त करने की पावर और साथ ही साथ इन राजाओं की सेना की मदद अगर कल को जरूरत आन पड़े। अंग्रेज भी इसलिए मान गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि बगैर प्रिंसली स्टेट्स की मदद के काम बनने से रहा है। तो अब जब अंग्रेज ही नहीं थे तो इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को लगने लगा कि यही समय है दोबारा पूरी तरीके से आजाद होने का। इनके लिए पूर्ण स्वराज के मायने ही अलग थे। पूर्ण स्वराज की बात हो रही है तो ये भी बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने 1930 के दशक में ही कई रैलियों में ये बात साफ कर दी थी कि भारत में होगा तो पूर्ण स्वराज्य यानी कि सब भारत का हिस्सा रहेगा। 1938 की हरिपुर रैली में कांग्रेस ने कुछ इस तरीके से पूर्ण स्वराज की बात रखी थी। The Congress stands for the same political, social and economic freedom in the states as in the rest of India and considers the states as integral parts of India which cannot be separated. The Purna Swaraj or complete independence, which is the objective of the Congress, is for the whole of India, inclusive of the states. For the integrity and unity of India must be maintained in freedom as it has been maintained in subjection. मोटा मोटी समझें तो कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस सभी राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उनके साथ खड़ी है, जिस तरीके से वो बाकी भारत में उन्हीं चीजों के साथ खड़ी हुई है। हर राज्य भारत का अभिन्न अंग है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो सभी राज्यों के लिए है। भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखना चाहिए। फिर आया 15 अगस्त और अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। अब काम था 500 भागों को साथ मिलाना, तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। डिपार्टमेंट के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब बने सेक्रेटरी। लॉर्ड माउंटबेटन की गाइडेंस में इन दोनों को प्रिंसली स्टेट्स को मनाने का जिम्मा दिया गया। राजस्थान की बीकानेर, बड़ौदा और कुछ और बाकी प्रिंसली स्टेट्स सबसे पहले भारत में जाकर शामिल हो गए। मगर बाकी प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ ना ही हाथ मिलाना चाहते थे और ना ही उसके साथ मिलना चाहते थे। कुछ को तो पाकिस्तान के साथ जाना था। आइए अब हम आपको बताते हैं उन 5 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में जो भारत में कतई नहीं मिलना चाह रहे थे। ट्रावनकोर दक्षिण भारत का ये राज्य पहली रियासतों में से एक था जिसने अखंड भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था और जिसने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। इस राज्य की खासियत ये थी कि ये काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर था। समुद्र के किनारे तो दूसरे देशों के साथ यहाँ से व्यापार आसान था, मिनरल से भरपूर और काफी लोग भी थे यहाँ, तो मैन पावर भी बखूबी था। भारत के लिए इसे अपने अधीन करने में बहुत फायदा था और ये ट्रावनकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर समझते थे। सर सीपी रामास्वामी अय्यर दीवानी के साथ साथ एक बहुत बड़े वकील भी थे। वकील थे तो जिन्ना के साथ भी उनका खासा उठना बैठना था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा बताते हैं कि 1946 में ट्रावनकोर ने साफ कह दिया था कि हम तो आजाद देश बनाएंगे अंग्रेजों की आजादी के बाद। हाँ, भारत के साथ हाथ मिलाने की गुंजाइश भी रहेगी, मगर वो देखा जाएगा।
अब एक तो जिन्ना भी इनसे कह दिए थे कि आजाद रहो, दूसरा कहते हैं कि रामास्वामी अय्यर के ब्रिटिश सरकार यानी कि यूके गवर्नमेंट के साथ भी कुछ सांठगांठ फिक्स थी। भाई अंग्रेज हैं, सैकड़ों साल दुनिया भर पर राज किए हैं, ऐसे कैसे किसी को प्यार में सपोर्ट दे देंगे, कुछ तो इनका भी फायदा होगा ही। तो हाँ, फायदा था। ब्रिटिश सरकार मोनाजाइट नाम के एक मिनरल के पीछे थी जो ट्रैवनकोर में पाया जाता था। उन्हें ये मिनरल न्यूक्लियर आर्म्स रेस यानी कि परमाणु हथियारों की चूहा दौड़ में काम आ जाता। तो दीवान साहब 1947 तक तो अपनी बात पर अड़े रहे कि भारत में जाकर नहीं मिलेंगे, मगर फिर 30 जुलाई 1947 को उन पर केरला सोशलिस्ट पार्टी के एक आदमी ने जानलेवा हमला किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट की, और उसके बाद उन्हें लगा कि भैया जान बचे तो लाखों पाए। बस फिर क्या था, वो भारत के साथ हो लिए। ट्रैवनकोर आज के समय का केरल माना जाता है। जोधपुर, दूसरा राज्य जो भारत के साथ आने में आनाकानी कर रहा था, वो था जोधपुर। जोधपुर का केस काफी अजीब था। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बड़ी हिंदू आबादी पर एक हिंदू राजपूत राजा का शासन था, और फिर भी इन्हें भारत नहीं पाकिस्तान के साथ जाकर मिलना था। जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह का ऐसा सोचना था कि चूंकि वो नए नए बने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हें उन्हीं के साथ मिल जाने में फायदा हो सकता है। और फिर जिन्ना ने भी उनसे वादा कर दिया था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं तो वो खुद उन्हें बंदरगाह यानी कि पोर्ट की सहूलियत देंगे, सेना और खेती किसानी में मदद अलग करेंगे। कहते हैं कि जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका पता चला, उन्होंने हाल के हाल राजा साहब से मीटिंग फिक्स की और उन्हें एक मुस्लिम राज्य में मिलने के नफा नुकसान बताए। बस फिर क्या था, राजा साहब मान गए। अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा लिखते हैं, जब राजा साहब को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि भारत में मिलने का दस्तावेज थमाया गया था, तो उन्होंने सेक्रेटरी के सर पर बंदूक तान कर कहा था कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। हालांकि बाद में वो शांत हुए और दस्तावेज पर साइन भी कर दिया। तीसरी रियासत थी भोपाल। भोपाल में एक बड़ी हिंदू आबादी पर मुसलमान नवाब का राज था, जिनका नाम था हमीदुल्लाह खान। नवाब साहब मुस्लिम लीग के करीबी माने जाते थे और कांग्रेस उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। माउंटबेटन को वो पहले ही बोल चुके थे कि मुझे तो आजाद भोपाल ही चाहिए आजादी के बाद, मगर कहते हैं कि माउंटबेटन ने उन्हें समझाया था कि उन्हें अखंड भारत में मिलना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं साहब। 1947 के बाद जब नवाब साहब ने देखा कि कई सारी रियासतें भारत में मिल रही हैं, तब उन्हें लगा कि डेढ़ टांग चलाने से कोई फायदा है नहीं, भला इसी में है कि चुपचाप भारत से मिल लिया जाए। अब इनके पास माउंटबेटन या फिर अंग्रेजों का सपोर्ट तो था नहीं, तो अंत में भोपाल भी भारत का हिस्सा बन ही लिया। चौथा राज्य था हैदराबाद। अब हैदराबाद का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ किस्सा था। दक्कन का ये राज्य भारत के ऑलमोस्ट बीचों बीच पड़ता था। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली भी एक बड़ी हिंदू आबादी पर राज करते थे और निजाम साहब ने भी साफ कह दिया था कि अंग्रेज जाएंगे तो वो आजाद हैदराबाद बनाएंगे। उसके साथ साथ उनकी आकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि वो कह रहे थे कि कॉमनवेल्थ देशों में भी उनका नाम होना चाहिए। माउंटबेटन ने पहले ही साफ कर दिया कि भैया देखो, ब्रिटिश क्राउन उन्हें कॉमनवेल्थ देश की उपाधि नहीं दे सकता। मगर निजाम साहब फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। निजाम साहब के पास जिन्ना का सपोर्ट भी था, मगर पटेल को आजाद हैदराबाद मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि इतना बड़ा राज्य अगर भारत के बीचों बीच रहेगा और भारत का हिस्सा भी नहीं रहेगा तो वो एक कैंसर से कम नहीं है, और ये वो होने नहीं देते। फिर क्या था, जहां लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया, वहां कांग्रेस ने इस मुद्दे पर शिकंजा कसने की ठान ली। 13 सितंबर का दिन था जब भारत की सेना हैदराबाद में घुसी और 4 दिन की रजाकारों के साथ लड़ाई लूटमार के बाद हैदराबाद अपने नाम कर लिया। इसे इतिहास में ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। रजाकार जो निजाम साहब की सेना थे, उनके लिए ये जबरन भारत में मिलाने का ऑपरेशन था। वहीं भारत का आधिकारिक वर्जन लें तो इसे पुलिस एक्शन कहा जाएगा, जिसमें भारत का मानना है कि लोग चाहते थे, प्रजा चाहती थी भारत में मिलना, मगर निजाम साहब नहीं, इसलिए ये एक्शन करना जरूरी था। बाद में निजाम साहब की तसल्ली के लिए उन्हें हैदराबाद का गवर्नर बना दिया गया। और 5वां राज्य था गुजरात का जूनागढ़। हैदराबाद के अलावा जो राज्य 15 अगस्त 1947 तक भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वो था जूनागढ़। काठियावाड़ राज्यों में सबसे जरूरी राज्य था जूनागढ़।
मोहम्मद महमद खंजी III जूनागढ़ के नवाब थे जो एक बहुल हिंदू आबादी पर राज कर रहे थे। माउंटबेटन ने भी नवाब साहब को भारत में ही मिल जाने की नसीहत दी थी, मगर नवाब साहब चाहते थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिल जाए। पाकिस्तान ने भी कह दिया था कि भैया आ जाओ हमारे साथ, मगर जब कांग्रेस को ये बात पता चली तब वो आग बबूला हो गए। इस समय तक जूनागढ़ में हालात बहुत खराब हो चुके थे, अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी थी और नवाब साहब सब छोड़ छाड़ करके कराची भाग लिए थे। फरवरी 20, 1948 में प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह हुआ, जहां 91% जनता ने भारत में जूनागढ़ को मिलाने के समर्थन में ही वोट दिया और जूनागढ़ आखिरकार भारत में मिल गया। तो ये थी कहानी उन 5 प्रिंसली स्टेट्स की जिन्हें भारत में मिलना तो नहीं था, मगर बाद में जैसे तैसे भारत का अभिन्न अंग बन ही गए। इन सब के लिए यही कहेंगे कि भैया देर आए दुरुस्त आए। खैर, आप सभी को आज़ादी का दिन मुबारक हो, मगर आज़ादी केवल बॉर्डरों की नहीं बल्कि मस्तिष्क और दिल की भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हम सब दिल और दिमाग से भी स्वतंत्र रहेंगे। जल्दी ही मिलूंगी, अपना ख्याल रखें। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।